बेसिकली जो मिड सेम एग्ज़ाम है उसका रिवीजन करने के लिए यहाँ पर हमने अरेंज किया हुआ है। तो हम यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने उसमें सीखा था एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बेसिकली यूज होते हैं कि हमें उससे सीखने को मिलता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से सोचता है, ताकि हम उसके जैसे सोचें और जो भी हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हम कंप्यूटर जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से हम कोड करके कंप्यूटर से अपना काम करवा सके। उस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट को डिस्कस किया था और एल्गोरिदम को डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एल्गोरिदम के एडवांटेज कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम अगर आपके पास है तो उसके एडवांटेजेस यहाँ पर कौन कौन से होंगे। तो ये डिसएडवांटेज आ गए यहाँ पर। एडवांटेज कौन कौन से होंगे, क्योंकि आप एल्गोरिदम को इजीली राइट कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमें किस तरीके से स्टेप लिखने होते हैं, क्योंकि जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी स्टेप लिखते हैं वैसे ही हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्टेप लिख देते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी प्रोग्रामिंग के रूल को फॉलो करना नहीं होता है, हमें सिर्फ जो हमारा प्रॉब्लम दिया गया है उसको सोल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप हम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेंगे उसको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि टू अंडरस्टैंड इट सिंपल रीड द एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम आपने इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटमेंट में लिखा होगा, तो आप जैसे ही 1 बाय 1 स्टेटमेंट को रीड करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को अप्लाई नहीं करते हैं। एवरी स्टेप हैव इट्स ओन क्लियर एंड लॉजिकल मीनिंग। जो भी आप स्टेप लिखो उसका हर एक का क्लियर मीनिंग निकलता होना चाहिए, यानी कि डबल मीनिंग स्टेटमेंट आपका नहीं चलेगा वहाँ पर। और उसके बाद है कि अगर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है उसका एल्गोरिदम आपको बनाना है, तो जो प्रॉब्लम है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक जो इंडिविजुअल टास्क है उसका आप एल्गोरिदम बना के बाद में उसको मर्ज कर सकते हो। तो ये थे आपके एल्गोरिदम के एडवांटेजेस थे। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप एल्गोरिदम लिखते हो तो उसको आप डिबग नहीं कर सकते हो। 11 વાગે ચાલુ થઈ ગયો છે. 11 વાગે ચાલુ થઈ ગયો છે. आपका माइक ऑफ कर दो प्लीज, जिसका भी आ रहा है। भव्या माइक ऑफ कर, भव्या माइक ऑफ कर भव्या। નથી. तो यहाँ पर हमारे एल्गोरिदम के डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास यहाँ पर, तो कि अगर आप एल्गोरिदम लिखते हो तो उसको आप 1 बाय 1 स्टेप जब आप उसको ट्रेस करोगे, ठीक है, ट्रेस करने को हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिबग बोलते हैं। तो जैसे आप एल्गोरिदम के स्टेप को ट्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही स्टेटमेंट लिखे होते हैं, तो वो एज कंपेयर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिबगिंग क्या होता है वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग। जैसे कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है तो आपको क्या काम करना है, तो वो एल्गोरिदम में आपको किस तरीके से करना पड़ता है। तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि गो टू स्टेप 3, स्टेप नंबर 7 और 8 9 वगैरह वगैरह, उस तरीके से हम वहाँ पर लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट होता है वहाँ पर दिखाना कि किस तरीके से हमें अगर कोई भी कंडीशन है तो उसको वहाँ पर दिखाना है। सेम वे में अगर आपको लूप का यूज़ करना है एल्गोरिदम में तो भी आप क्या करना पड़ता है, आपको गो टू वाला यूज़ करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है वहाँ पर डिफिकल्ट होता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हो तो फ्लो चार्ट में आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है जंपिंग मैक्स इट हार्ड टू ट्रेस सम प्रॉब्लम। तो ये ब्रांचिंग और लूपिंग हमें यूज़ करना है एल्गोरिदम के ज़रिए, तो हम क्या करेंगे
गो टू का इस्तेमाल करेंगे। गो टू की मदद से हम क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर सपोज 4 नंबर का स्टेप है, वहां से डायरेक्टली 9 नंबर के स्टेप पर क्या करेंगे, हम जंप करेंगे। ठीक है, तो बाद में जब हमें इस अल्गोरिदम को ट्रेस करना रहता है, तब हमें अगर हमारे अल्गोरिदम में जंप वाले स्टेटमेंट ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर हम ट्रेसिंग का जो हमारा काम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके अल्गोरिदम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे। ठीक है, और अल्गोरिदम का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। कोई भी आपका प्रॉब्लम है उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्गोरिदम बोलेंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है डेफिनेशन कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्गोरिदम बोलेंगे। और अल्गोरिदम के अंदर जो भी हम ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी ये स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल रीड एन, उसके बाद चेक करते हो इफ एन ग्रेटर देन 10 देन डू समथिंग, ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्यूडो कोड। ठीक है, ये जो सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट हम बोलते हैं उसको एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है उसमें ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कौन सा वर्ड दिया गया है, तो ये स्यूडो कोड। ठीक है, तो ये जो अल्गोरिदम का जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम स्यूडो कोड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट है फ्लो चार्ट की फ्लो चार्ट को किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, इट इज ए पिक्टोरियल ऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने का जो भी प्रोसेस होगा आपका, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करने का जो भी प्रोसेस होगा उसको हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट की मदद से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट क्या होगा आपका, पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर के फॉर्म में होगा, और ग्राफिकल यानी कि हम सिंबल के जरिए उसका क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है प्रोसेस का कि कौन फर्स्ट क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वो सारा हम ग्राफिकल या फिर पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से पूरा प्रोसेस आपको शो करेंगे। उसको क्या बोलेंगे, हम फ्लो चार्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है उसमें, ईच स्टेप इन प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल कंटेन्स ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। हर एक सिंबल क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर स्टेप के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा। फॉर एग्जांपल रीड का करना है तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे और उसमें लिखोगे रीड एन, तो यहाँ पर रीड का एन का वैल्यू क्या होगा, रीड हो रहा है, वो आपको पता चलेगा जैसे ही आप ये जो बॉक्स है उसको रीड करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो n इज इक्वल टू n+1, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो यहाँ पर कि इंक्रीमेंट n बाय 1। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको क्या लिखना है, वहाँ पर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो लिखना है, और जो सिंबल है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि कौन से पर्पज के लिए कौन सा सिंबल आपको वहाँ पर यूज करना है। उसके बाद है फ्लो चार्ट सिंबल्स आर लिंक टुगेदर विथ एरो, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए हम एरो का डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो आपको दिखाएगा कि अगर आप कोई भी स्टेप पर हो तो उसका नेक्स्ट स्टेप आपको कहाँ पर जाना है। दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन गिव स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। जैसे कि अल्गोरिदम में हमें क्या मिलता था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता था, वैसे ही फ्लो चार्ट में भी हमें क्या मिलेगा, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है, अलग अलग है। फ्लो चार्ट में हम क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन प्रोसेस है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और अल्गोरिदम में उसको हम किसके करते थे, स्यूडो कोड की मदद से उसको रिप्रेजेंट करते थे अल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों में अंदर डिफरेंस है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक। तो
फ्लो चार्ट में क्या होना चाहिए, जो भी पहले से डिफाइन किए गए हैं सिंबल उसका इस्तेमाल करना है आपको, मस्ट यूज स्टैंडर्डाइज सिंबल। उसके बाद है सिंबल शुड बी करेक्ट एज पर द रूल ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि जो भी प्री डिफाइंड सिंबल है उसका ही आपको इस्तेमाल करना है। शुड कंटेन क्लियर शॉर्ट एंड रीडेबल स्टेटमेंट इन सिंबल, छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है हर एक सिंबल के अंदर। मस्ट बी क्लियर एंड स्टार्टिंग एंड पॉइंट, तो आपका फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आपको वहाँ पर दिखाना है, और एंड कहाँ पर हो रहा है वो चीज़ भी आपको वहाँ पर दिखानी है। मस्ट कंटेन क्लियर एरो फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, यानी कि दो सिंबल के बीच में आप जो एरो का साइन लगाओगे उसमें आपको एरो का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कंपलसरी करना है। अगर आपका इस तरीके से हो और इस तरीके से लिंक कर दोगे तो ये नहीं चलेगा। इसमें आपको पता नहीं चलता है कि अगर आप ए नंबर पर हो तो आपको बी पर जाना है, या फिर बी पर हो तो ए पर आना है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपका डायरेक्शन क्लियर होगा तो आप देख के ही आपको पता चल जाएगा कि आपको ए से बी तरफ बी की ओर जाना है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो सिंबल्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल यूज होते हैं हमारे पास, उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो पहला कौन सा है, तो कि स्टार्ट और स्टॉप। तो ये जो सिंबल है उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, तो कि ओवल का सिंबल हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्टार्टिंग, और जो लास्ट यानी कि एंड वाला पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपको कोई भी वैल्यू रीड करनी है और कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, यानी कि इनपुट और आउटपुट का इस्तेमाल करना है, तो वहां पर आपको कौन सा सिंबल यूज करना है, पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करना है। और कोई भी प्रोसेस अगर आपकी हो रही है तो वो आपको प्रोसेस कहाँ पर दिखाना, वो पर्टिकुलर स्टेप को रेक्टेंगल शेप के अंदर दिखाना है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, यानी कि कंडीशन कोई भी ट्रू हो तो क्या करना हो, या फिर फॉल्स हो तो क्या करना हो, तो उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, तो फिर डायमंड वाला सिंबल का यूज करना है। और फिर कनेक्टर किसके लिए यूज करेंगे, कि इंडिकेट्स द फ्लो कंटिन्यूस वेयर ए मैचिंग सिंबल हैज बीन प्लेस्ड, यानी कि जैसे कि हमने एल्गोरिदम में बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो तो उसको आप छोटे छोटे पोर्शन में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सेम वे में फ्लो चार्ट में भी क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जो इंडिविजुअल पार्ट है उसका इंडिविजुअल फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बाद में ये कनेक्टर की मदद से जब सारे, सपोज कोई एक प्रॉब्लम है उसके 3 अलग अलग पोर्शन किए हैं हमने, तो 3 अलग अलग टास्क के लिए हम इंडिविजुअल फ्लो चार्ट बनाएंगे। बाद में जो पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट बनेगा उसको हम क्या करेंगे, कनेक्टर की मदद से कनेक्ट करेंगे तीनों के तीनों फ्लो चार्ट को, ताकि जो भी देख रहा होगा उसको पता चलेगा कि 3 इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसका फ्लो चार्ट बनाया है। बाद में उसको एक जो मेजर आपका प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए सबका मर्जिंग किया गया है, कंबाइन किया गया है। ठीक है, तो हमारे जो केस थे उसमें हमें कोई इंडिविजुअल छोटे छोटे प्रॉब्लम को ही हमने सोल्व किया है, तो हमें कनेक्टर का यहाँ पर यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद है आपका एरोस। एरो क्या दिखाते हैं, कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है वो चीज़ आपको पता चलती है एरो की मदद से। तो ये थे आपके फ्लो चार्ट के सिंबल। इसमें से क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है फ्लो चार्ट के अंदर तो उसमें कौन सा सिंबल आपको यूज करना होगा। तो ऑप्शन के अंदर आपको इधर ये 4 ग्राफिकल फॉर्म में दिए होंगे या फिर उसके नाम लिखे होंगे डायरेक्ट, की ओवल यूज करना है, पैरेललोग्राम यूज करना है, रेक्टेंगल यूज करना है, या फिर डायमंड यूज करना है। तो क्वेश्चन आपको कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर सिंपल कोई भी सिंबल दिया होगा और पूछा गया होगा कि ये पर्टिकुलर सिंबल है वो फ्लो चार्ट में कौन से पर्पस के लिए आप यूज करते हो, तो उसमें नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे कि रीड राइट के लिए आपको करना है, प्रोसेस दिखाने के लिए करना है, फ्लो दिखाने के लिए करना है, या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए करना है। तो आपको जो भी करेक्ट आंसर है उसको वहां पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर फ्लो चार्ट का जो हमारा था डिस्कशन वो खत्म हो गया। ये एक लिंक दिया हुआ है कि जिसकी मदद से आप ऑनलाइन फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये ऑनलाइन फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है तो आप ये कर सकते हो।
ठीक है, हमने ये कवर नहीं किया हुआ है क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था। तो लास्ट ईयर के जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है उसमें मैंने ये बात सिखाई हुई है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो आप वो पुराने वाले वीडियो देखकर सीख सकते हो। ठीक है, तो अब फ्लो चार्ट के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 2 में हमने क्या किया था कि जो सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट थे उसको हमने स्टार्ट किया था कि सी प्रोग्राम के अंदर हम पहले तो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, सी प्रोग्राम के अंदर कितने कितने वर्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं रूल्स, उसको वेरिएबल को डिफाइन करने के वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिखाया गया है ये पर्टिकुलर स्लाइड का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, उनमें 3 मेजर पॉइंट है कि जो कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग है उसका हिस्ट्री क्या है, फिर इम्पोर्टेंस क्या है, और उसका जो सी प्रोग्राम है आपका उसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है। तो आगे हम देखेंगे। पहले यहाँ पर हिस्ट्री है। ठीक है, 1960 से स्टार्ट हुआ था, इवॉल्व होते होते 1999 में क्या बन गया, C99। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, वो कौन सा है, हमारा आंसी सी है, जो कि डेवलप हुआ था 1989 के अंदर। किसके द्वारा ये इसको डेवलप किया था, तो क्या आंसी कमेटी ने डेवलप किया था। आंसी का फुल फॉर्म क्या है, तो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं रहते। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है कि किस तरीके से आपका सी प्रोग्रामिंग का टाइम टू टाइम इवॉल्वमेंट हुआ है। ठीक है, अब ये पोर्शन आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट क्या है, तो कि स्टेबल लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि बहुत टाइम से इसका यूज कर रहे हैं, तो जो भी मेजर चेंजेस होने होते हैं वो सारे मेजर चेंजेस आपके हो गए हैं। अब कोई भी चेंजेस आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है, स्टेबल है। यानी कि आप एक बार प्रोग्राम लिख दोगे तो लंबे टाइम तक उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप उसको स्टेबली लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है आपका रोबस्ट लैंग्वेज। ठीक है, रोबस्ट लैंग्वेज में क्या है कि नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गए कोई भी, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ऑपरेटर्स भी बहुत सारे हैं जो कि हम आगे के यूनिट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर है और हर एक ऑपरेटर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो तीसरा है हाईली पोर्टेबल है। ठीक है, हाईली पोर्टेबल का मतलब क्या होगा कि आपने कोई भी एक मशीन के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको आप दूसरे किसी भी मशीन के अंदर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा सकते हो, छोटे बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में। उसके बाद है एफिशिएंट एंड फास्ट। ठीक है, एफिशिएंट एंड फास्ट क्यों है, बिकॉज इट हैज वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेटर। कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पर सी प्रोग्राम में अवेलेबल है, तो क्या मेजर जो प्राइमरी डेटा टाइप है वो कौन से है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल एंड वॉइड। तो ये जो मेजर प्राइमरी डेटा टाइप है वो हमारे पास है। उसके बाद है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि उसको हम जो अगर आपके पास बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो छोटे छोटे इंडिविजुअल टास्क होंगे, पोर्शन होंगे, उसको हम फंक्शन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। जो कि हमने अभी अभी लेटेस्ट में सीखा था कि हम फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टास्क का कोड लिख देते हैं, बाद में उसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। तो सी प्रोग्राम के अंदर जो ये फंक्शन की फैसिलिटी है उसी की मदद से ये क्या अचीव करता है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को क्या करता है, अचीव करता है। नेक्स्ट है कोर लैंग्वेज है, यानी कि इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम रह गया है जो लास्ट में भी हमने रह गया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, ओएस होगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होगा वगैरह, वो सारे क्या होंगे, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। और लास्ट में है
कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर कितने कीवर्ड है, तो कि 32 कीवर्ड है, जो कि आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको रिमेंबर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंस ऑफ सी के अंदर। उसके बाद कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, तो कि नेम स्पेस का कंसेप्ट नहीं है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंट का कंसेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है, और ये क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी कि आपने वेरिएबल का नाम कैपिटल सी रखा है तो उसको स्मॉल सी के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होगा? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, वो हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसमें आएगा। ठीक है, अभी जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है। ठीक है, क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो ऊपर से टॉप से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना और बॉटम तक जाएगा, वन बाय वन लाइन को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोसीजर ओरिएंटेड, यानी कि जो भी लाइन के अंदर कोड लिखा है वो वन बाय वन क्या होगा, टॉप से लेकर बॉटम तक एग्जीक्यूट होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इस तरीके से नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप टॉप टू बॉटम फॉलो करोगे, लेकिन बीच में से आप कहीं पर भी दूसरी जगह पर जा सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वहां पर हम हर एक प्रोग्राम को एक क्लास के अंदर क्लब कर देंगे, बाद में उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, तभी हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब हम सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उन दोनों का कंपैरिजन वहाँ पर देखेंगे। और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये भी एक पोर्शन है किसका, तो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का ये भी पोर्शन है, तो वो भी चीज़ वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन नेम स्पेस भी उसी में ही आएगा। क्लियर? यस सर। अभी आपको याद रखना है कि सी प्रोग्रामिंग है वो क्या है, आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कौन से फॉर्म में हो रहा है, एग्जीक्यूशन का बिहेवियर किस तरीके का है, तो कि जो ऊपर की लाइन है, टॉप वाली लाइन है, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और वन बाय वन लाइन नीचे आता है, उस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है कि वाई सी प्रोग्रामिंग इज मिडल लेवल लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग को मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंसेप्ट है, तो कि हायर लेवल लैंग्वेज के कंसेप्ट है। कौन कौन से, तो कि मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलरिटी मतलब जो हम फंक्शन का बात कर रहे हैं वही, और रीयूजेबिलिटी भी क्या करेगा, फंक्शन की ही बात करेगा, क्योंकि एक बार आपने कोई भी फंक्शन लिख दिया है तो उसको बाद में आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और लोअर लेवल लैंग्वेज का फंक्शन कौन सा है, तो कि पॉइंटर है, जो कि अभी हमें वो ये जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करना बाकी है। पॉइंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को क्या कर सकते हैं, वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, मेमोरी एड्रेस, क्योंकि हार्डवेयर पोर्शन के साथ अवेलेबल है। तो हम सी प्रोग्रामिंग की मदद से डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे, यानी कि लोअर लेवल लैंग्वेज के फीचर है ये आपका। अगर आप डायरेक्टली हार्डवेयर यानी कि मेमोरी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो तो वो कहाँ पर कंसिडर होगा, लोअर लैंग्वेज फीचर में कंसिडर होगा। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलती है। तो इससे क्या होता है, तो सी प्रोग्रामिंग क्या करता है, जो हायर लेवल लैंग्वेज है और लोअर लेवल लैंग्वेज है उसके बीच में जो गैप है उसको क्या करता है, फिल करता है, बाइंड करता है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोला गया है, मिडल लेवल लैंग्वेज बोला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपको सी प्रोग्राम लिखना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्केलेटन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेटिव मैसेज लिखेंगे जो भी हमें वहां पर देना है, यानी कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हम कौन से पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारे इंफॉर्मेटिव मैसेज हम वहां पर लिखेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, लिंक सेक्शन है। तो लिंक सेक्शन में हम क्या करेंगे कि आपको जो भी इनबिल्ट फंक्शन है उसका इस्तेमाल करना है। तो
कोई भी इनबिल्ट फंक्शन है वो क्या होगा, पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर होगा, लाइब्रेरी के अंदर होगा, जो कि .h के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे लास्ट में हम। तो वो सारी फाइलों को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिंक करना है, और उसके लिए आप क्या यूज करोगे, हैशटैग इंक्लूड का इस्तेमाल करोगे, और उसके जरिए आप कोई भी फाइल को यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके बाद है डेफिनेशन सेक्शन में है क्या करना है आपको, कि अगर आपको कोई भी कांस्टेंट वगैरह डिफाइन करना है तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पर फंक्शन का डिक्लेरेशन कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन, जैसे कि हमने यहाँ पर आगे देखा था, जब हमने फंक्शन को डिस्कस किया था तो हमने क्या किया था, फंक्शन का डिक्लेरेशन हमने मेन से पहले किया था, यानी कि ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन में दो पोर्शन है, अगेन कौन कौन से, तो कि एक डिक्लेरेशन पार्ट की जिसके अंदर आप सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे जो भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर यानी कि मेन फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हो उसको, और उसके बाद आप एग्जीक्यूटेबल पार्ट लिखोगे, यानी कि जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कोड लिखोगे, और उसके जरिए आपको अपना टास्क जो भी है उसको अचीव करोगे। मेन फंक्शन खत्म होने के बाद सब प्रोग्राम सेक्शन आता है। सब प्रोग्राम सेक्शन में क्या करेंगे हम, कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें किस तरीके से लिखना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो सारे के सारे जितने भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना चाहते हो वो सब प्रोग्राम सेक्शन में आएंगे। उसमें फंक्शन 1 2 अप टू एन यानी कि आप जितने भी चाहो उतने फंक्शन वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नोटेशन में एंड लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम? Yes, sir. यस सर। ओके, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सेक्शन है, तो उसमें हर एक सेक्शन के अंदर क्या क्या हम लिख सकते हैं वो सारी चीजें दिखाई गई है, कि नेम ऑफ प्रोग्राम, ऑथर, प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लिंक वाला ये भी हमने डिस्कस कर लिया, जो भी आपको यूज करना है उसको लिंक करना है। लास्ट में हमने क्या किया था, तो कि स्ट्रिंग के फंक्शन हमें यूज करने थे, तो हमने क्या किया था, स्ट्रिंग डॉट एच फाइल को वहां पर क्या किया हुआ था, ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पर देखो इंक्लूड करने के लिए दो अलग अलग मेथड है कोई भी फाइल को। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा आप किस तरीके से करोगे, तो क्या इंक्लूड और ग्रेटर देन और लेस देन की जगह क्या यूज करोगे, आप डबल कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दोनों मेथड वैलिड है, आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब तक जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें ये वाला ही फॉलो किया था, इसको हमने कभी भी फॉलो नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए कि आप इस तरीके से भी फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि दो अलग अलग मेथड से आप कोई भी फाइल है उसको अपने प्रोग्राम के अंदर लिंक करवा सकते हो। ठीक है, Okay, sir. उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन है। डेफिनेशन सेक्शन में क्या करोगे आप, कोई भी कांस्टेंट आपको डिक्लेयर करना है तो आप वहां पर डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है कि पाई की नाम का आपको कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो आप हैश डिफाइन की मदद से आप क्या कर सकते हो, इसको वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये जो हैश डिफाइन और इंक्लूड है वो सारे क्या है, डायरेक्टिव्स है। ठीक है, डायरेक्टिव्स है किसके, तो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। जो भी हैश के साइन यूज, हैश के साथ जो भी यूज होगा वो सारे कौन से होंगे, डायरेक्टिव्स होंगे। तो ये डायरेक्टिव्स क्या होंगे, वो हम जो आगे का जो यूनिट डिस्कस करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया है। तो हैश के साथ जो भी आएगा वो सारे कौन से होंगे, डायरेक्टिव्स होंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सेक्शन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे, और उसकी मदद से कोई भी कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट अगर हमें डिफाइन करना है तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, उसके अंदर हम ज्यादातर क्या करेंगे, फंक्शन जो होगा उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन करेंगे। यहाँ पर आप वेरिएबल का भी डिक्लेरेशन कर सकते हो। ठीक है, जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन करने की रिक्वायरमेंट हमें कब होगी, तो कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि अगर आपको कोई भी ऐसा वेरिएबल चाहिए
कि जो वेरिएबल यूज हो किसके अंदर, मोर देन वन फंक्शन के अंदर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल को आप कहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो, कि ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल का आप मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो, साथ में आपने जो खुद से डिफाइन किया गया है, आपने खुद से लिखा गया है फंक्शन, लिखा है यूजर डिफाइन फंक्शन, उसके अंदर भी आप यूज करना चाहते हो, तो इस टाइम पे वेरिएबल को आपको एज ए ग्लोबल वेरिएबल यानी कि मेन से पहले आपको क्या करना है, डिक्लेयर करना है, ताकि उसकी रेंज है वो विद इन द मेन फंक्शन ना होके विद इन दी प्रोग्राम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम आके डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्लोबल डिक्लेरेशन में आप फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हो एज वेल एज वेरिएबल का भी डिक्लेरेशन वहाँ पर आप कर सकते हो। नेक्स्ट है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में दो पोर्शन है, डिक्लेरेशन सेक्शन की जहाँ पर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल पोर्शन है कि जिसके अंदर आप अपना कोड लिखोगे जो आप परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल आप यूज करोगे वो कहाँ से करोगे, तो कि डिक्लेरेशन सेक्शन में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहाँ से। यहाँ पर नोट दिया गया है कि आप कोई भी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम, मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है प्रोग्राम का स्टेटमेंट, वो ऑलवेज कहाँ से एंड होगा, सेमीकोलन से एंड होगा। ठीक है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है तो वो सेमीकोलन से एंड होगा। अगर कोई भी ब्लॉक है तो उसके लिए आपको सेमीकोलन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि इफ, फॉर लूप वगैरह। सब प्रोग्राम सेक्शन में क्या करोगे आप, यूजर डिफाइंड फंक्शन आपका अपना खुद का लिखोगे। तो यहाँ पर सैंपल प्रोग्राम दिया गया है, आप लोग सभी लोग को ये पता ही है, मेन फंक्शन है, यहाँ पर प्रिंट का स्टेटमेंट है, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो हमारा सेकंड यूनिट था कि बेसिक जो है आपका सी प्रोग्रामिंग के बेसिक रूल्स है वो क्या होंगे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप कौन कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेटर का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल कौन कौन से है, तो कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आपका वो डिजिट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज एनी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, ये दोनों में से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, फिर स्पेशल सिंबल का हम इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर, @ वगैरह और हैशटैग, ये स्पेशल सिंबल का हम इस्तेमाल वेरिएबल नेम के अंदर नहीं करेंगे। फिर ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के अंदर, यानी कि कोई भी नाम है वेरिएबल का उसके बीच में आप ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते हो। अंडरस्कोर वगैरह रख सकते हो लेकिन ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते हो। उसके बाद कि जो भी रिजर्व कीवर्ड है उसके अंदर से कोई भी कीवर्ड आपका एज ए वेरिएबल के नाम के तौर पे आप वहां पर नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये मेजर 4 रूल है जिसको आप फॉलो करके कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो। वेरिएबल यानी कि आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज है उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। वेरिएबल को भी हमें क्या करना होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये क्या आएगा, वेरिएबल क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा। वैसे भी फंक्शन है वो भी क्या होगा, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। સર હેલો સર નું નેટ ગયું છે લાગે.
स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? यस सर। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल को यानी कि कोई भी आइडेंटिफायर है सी प्रोग्राम में, उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, उसके रूल्स है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेटर कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है। तो कि बेसिकली दो टाइप के ऑपरेटर होंगे, एक यूनरी ऑपरेटर होगा आपका, और दूसरा कौन सा ऑपरेटर होगा? ओके, बाइनरी होगा। यूनरी में क्या होगा, आपके पास एक ही ऑपरेंड होंगे और बाइनरी में दो ऑपरेंड होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर है? तो कि एरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर, जो कि हम आगे देखेंगे हर एक को वन बाय वन। एरिथमेटिक में कौन सा आएंगे? तो कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं हम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। तो ये सारे कौन से ऑपरेटर है? एरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो उसके अंदर ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेंगे, ये सबको पता ही है। रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज करेंगे हम? तो कि हम कंपैरिजन कभी भी आपको करना है और कंपैरिजन के बेस पर आपको कभी भी डिसीजन लेना है, तब हम क्या करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको चेक करना है कि कोई भी दो वैल्यू है, उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है या फिर छोटी वैल्यू कौन सी है, या फिर दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है, वो सारी चीजें चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से? तो कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सी प्रोग्राम में इक्वल टू है यानी कि दो वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर रही है, उसको चेक करने के लिए हम दो बार इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगल इक्वल का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, और आपको चेक करना है कि दो वैल्यू है वो बराबर है कि नहीं है। मतलब जब दोनों वैल्यू बराबर ना हो तब आपका कंडीशन ट्रू करना है, तब आपको क्या यूज करना है? नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल करना है। तो उसका सिंबल क्या है? एक्सप्लेनेटरी मार्क एंड इक्वल का साइन। तो ये सारे क्या है? आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स है। उसके बाद आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना है, और जब सारी कंडीशन ट्रू हो तभी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो या फिर तीन कंडीशन है उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी मदद कौन करेगा? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, उसमें क्या होगा कि जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी ट्रू होगी, तब फाइनल जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और लॉजिकल और क्या है कि जितनी भी कंडीशन होगी उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। और लॉजिकल नॉट क्या है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा? आपको ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि जो भी आंसर होगा उसको क्या करेगा? वो इन्वर्ट कर देगा, अपोजिट कर देगा। ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है आपके पास, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ठीक है, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? तो एक बार इक्वल टू का साइन यूज करोगे आप इक्वल का, तो उसको क्या बोलेंगे हम? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। यानी कि इक्वल साइन के लेफ्ट में जो भी लिखा होगा उसका वैल्यू किसको असाइन होगा? सॉरी, राइट में जो भी लिखा होगा उसका वैल्यू कहाँ पर असाइन होगा? लेफ्ट वाले को असाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट, फिर से गलती करती, ये राइट एंड लेफ्ट। राइट साइड में जो भी होगा वो किसको असाइन होगा? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या होना चाहिए? ऑलवेज कोई भी वेरिएबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी डायरेक्ट वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 1 इज इक्वल टू ए, इस तरीके से मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ मतलब क्या निकल के आएगा? क्योंकि ए का जो भी वैल्यू है वो आप 1 को असाइन करो, लेकिन 1 क्या है? कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये डायरेक्टली क्या है? आपका नंबर ही है।
तो कोई भी नंबर के अंदर आप कोई दूसरी वैल्यू नहीं स्टोर करवा सकते हो। तो लेफ्ट साइड में आपके पास ऑलवेज क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। राइट साइड में आप वैल्यू या फिर वेरिएबल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि असाइनमेंट ऑपरेटर जब कभी भी आप इस्तेमाल करो तो लेफ्ट साइड में ऑलवेज क्या होना चाहिए, आपका वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर दिए गए हैं सारे। ठीक है, तो उसका एक्सपांशन भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर प्लस इक्वल 1 यूज करते हो तो उसका मतलब क्या होगा, तो कि a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो उस तरीके से सारे के सारे जो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरी है, एक पोस्टफिक्स है और दूसरा प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स का मतलब क्या होगा, अगर आपके एक्सप्रेशन में इस तरीके से a प्लस प्लस है तो पहले जो भी a का वैल्यू है वो आपके एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, आपके एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के लिए a का वैल्यू यूज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको वो इंक्रीमेंट करेगा। सेम वे में अगर डिक्रीमेंट भी है तो भी a का वैल्यू पहले इवेल्यूशन में यूज होगा, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। इसलिए उसको क्या बोला गया है, पोस्टफिक्स, यानी कि पहले वैल्यू यूज हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेशन होगा। इसीलिए पोस्ट आगे लगाया होगा। इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोला गया है, पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा कि पहले आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का टास्क हो जाएगा, उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके अंदर आपकी नई वैल्यू जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज में ये दो डिफरेंस है। पोस्टफिक्स होगा तो बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और प्रीफिक्स होगा तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद आपको आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है। किसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है, तो क्या सिंपल इफ एल्स जो स्टेटमेंट है आपका उसका क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी आपको एक्सप्रेशन है उसको एग्जीक्यूट करना है वो वेरिएबल की वैल्यू को असाइन हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाले में जो भी लिखा होगा वो वहां पर असाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिमिटेशन है कि आप एक ही एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है कि उसको आपको एक ही लाइन के अंदर कंप्लीट करना है। तो आपका जो एक्सप्रेशन का साइज होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। जबकि इफ एल्स के अंदर आप कितने भी स्टेटमेंट वहां पर लिख सकते हो। अगर आपका प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई भी कंडीशन चेक करनी है और उसके बाद कोई छोटा सा एक्सप्रेशन को आपको एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंडीशनल ऑपरेटर है उसका सिंटेक्स किस तरीके के है, तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। यानी कि एक्सप्रेशन 1 क्या है, आपका कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि a ग्रेटर देन b। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जो हमारा x वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो क्या a की वैल्यू स्टोर होगी। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है, a ग्रेटर देन b वाला फॉल्स होता है, तो x के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो क्या b वेरिएबल की वैल्यू वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो ये था आपका कंडीशनल ऑपरेटर जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म है किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद है आपके पास बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, जो भी ऑपरेशन होगा वो किसके बेसिस पर होगा, 1 बाय 1 बीट के ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो क्या होगा, जो भी आप डेसिमल नंबर का इस्तेमाल करते हो उसको आपको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, तो कि बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। फिर उसमें क्या करेगा, 1 बाय 1 बीट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर है, तो कि बीट वाइज एंड है जो कि सिंपल एम% का साइन है। लॉजिकल एंड में क्या था, 2 बार एम% का साइन था।
ठीक है। बीट वाइज एंड में क्या है, एक ही बार M% का साइन है, फिर बीट वाइज और वहां पर लॉजिकल और में 2 बार पैरेलल लाइन का सिंबल था, यहाँ पर अगेन सिंगल लाइन है। फिर बीट वाइज एक्सक्लूसिव और जो कि ये आपका पावर का साइन दिखा रहा है। फिर आपके पास है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, यानी कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी बीट है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करा के बाद में क्या आंसर आपको मिलेगा और ले सकते हो, या फिर राइट साइड में कोई भी बीट है उसको शिफ्ट करा के आंसर क्या निकल के आएगा वो आप वहां पर चेक करवा सकते हो। ठीक है। यहाँ पर जो शिफ्ट का एग्जांपल दिया है वो 1 बिट शिफ्ट का दिया है। अगर आपको एक से ज्यादा बिट को शिफ्ट कराना है तो आप यहाँ पर 1 की जगह जितने भी शिफ्ट आप करवाना चाहते हो वो नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है स्पेशल ऑपरेटर। तो ये M% का साइन हम कहाँ किसके लिए यूज करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। तो कि जब आप स्कैनएफ का फंक्शन यूज कर रहे हो उसमें जो भी वैल्यू आप रीड कर रहे हो उसको आप कौन से वेरिएबल के एड्रेस पर स्टोर करना चाहते हो वो आप किसकी मदद से उसको बताते हो, तो कि एड्रेस ऑपरेटर की मदद से बताते हो। उसका मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू रीड की गई है उसको आपको सी वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वहां पर स्टोर करना है। ठीक है। तो ये आपका एड्रेस ऑपरेटर हो गया। फिर ये स्टार का साइन है तो कि पॉइंटर ऑपरेटर है, जिसको हम पॉइंटर का यूनिट जब डिस्कस करेंगे उसमें अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर कोमा है, तो कोमा को हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो कि आप वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम पे भी कर सकते हो। एक ही स्टेटमेंट में आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हो या फिर उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा सकते हो। और साथ ही साथ में जब कभी भी आप फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट दोगे, जैसे कि यहाँ पर स्कैनएफ का फंक्शन है उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट दिया कौन कौन सा, तो कि पहला दिया है हमने हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि किस टाइप की वैल्यू को रीड करना है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास कि जो वैल्यू रीड की गई है उसको कहाँ पर स्टोर करना है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट को सेपरेट किसकी मदद से किया हमने, तो कि कोमा की ऑपरेटर की मदद से। तो ये था आपका कोमा ऑपरेटर। आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, तो कि फंक्शन की आर्ग्यूमेंट को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए आप कोमा का इस्तेमाल कर सकते हो। और वेरिएबल डिक्लेरेशन में जो भी वेरिएबल है उसको भी आप सेपरेट करने के लिए वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल है उसको मेमोरी में कितना स्पेस अलोकेट हुआ है, कितना बाइट अलोकेट हुआ है, वो आप वहां पर चेक करवा सकते हो। तो साइज ऑफ ऑपरेटर आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो कि लॉन्ग अनसाइंड वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसको प्रिंट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है, LU वाला। ठीक है। उसके बाद डॉट ऑपरेटर है और ये मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है, दोनों है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है। ये दोनों ऑपरेटर का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हम स्ट्रक्चर का जो यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे उसके अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आती है, तो के पैरेंथेसिस की आती है। जो भी पैरेंथेसिस है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवेल्यूट करेंगे हमारे एक्सप्रेशन के अंदर से। उसके बाद कौन कौन से आते हैं, तो कि ये जो प्लस और माइनस साइन है वो किसका है, तो कि यूनरी प्लस और माइनस है, बाइनरी वाला नहीं है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ये कौन सा है, यूनरी प्लस और माइनस, यानी कि +7 या फिर -7 लिखा होता है और ये इंडिविजुअल होता है, तो इसको हम पहले सबसे इवेल्यूट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद लॉजिकल नेगेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, पॉइंटर। तो ये सारे हम जब डिस्कस करेंगे तब ये सारे ऑपरेटर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के लिए हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। तो हमारे हिसाब से सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी हुई, तो कि पैरेंथेसिस की। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। और ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस कौन सा है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले जो एक्सप्रेशन में राइट साइड में लिखा होगा वो इवेल्यूट होगा, उसके बाद लेफ्ट वाला इवेल्यूट होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर किसकी प्रायोरिटी आती है, तो कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो की।
थर्ड नंबर पर किसकी आएगी? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेशन। और उसका प्रेसिडेंस कौन सा है? तो कि लेफ्ट टू राइट है, यानी कि आपके एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर है, तो उसमें से कौन सा पहले आपको इवेल्यूट करना है, तो वो आपको लेफ्ट से राइट में देखना है। ठीक है। और उसके बाद आपको आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये भी अगेन क्या है? लेफ्ट टू राइट है। तो हम जो एक्सप्रेशन इवेल्यूट करेंगे उसमें हम मेजरली ये 4 टाइप के ऑपरेटर्स का जो भी है उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कोई भी ऑपरेटर्स का हम इवेल्यूशन के टाइम पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको मेजरली ये चारों ऑपरेटर है, 4 कैटेगरी के जो ऑपरेटर है उसको आपको क्या करना है? अपनी प्रेसिडेंस के हिसाब से कौन सा पहले इवेल्यूट होगा वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर सेम प्रायोरिटी वाले यानी कि सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आपके एक्सप्रेशन के अंदर अवेलेबल है, तो आपको क्या चेक करना है? एसोसिएटिविटी चेक करना है। तो वो कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सब क्या है? लेफ्ट टू राइट ही है, ये भी लेफ्ट टू राइट है। एक ही है राइट टू लेफ्ट, कौन सा है? तो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद यहाँ पर रूल्स फॉर एक्सप्रेशन इवेल्यूशन है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। जो 4 कैटेगरी में लिखे थे वही सारे रूल्स है, तो उसको हम वापस से दोहराते नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपको ये कंडीशन दिया हो, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन के जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू है। तो 1 बाय 1 ये सारे स्टेटमेंट क्या होंगे? 1 बाय 1 एक्सप्रेशन आपका इवेल्यूट होता जाएगा और फाइनली आंसर क्या मिलेगा? आपको 19 मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल को भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट। इसकी मदद से क्या कर सकते हो कि आप फॉर्मेटेड इनपुट की मदद से क्या कर सकते हो? जो भी इनपुट वैल्यू है आपकी उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो। यूजर यूजर जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा तब कितनी वैल्यू वहां पर एंटर करेगा उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन यूजर ने सपोज यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी जितना भी वैल्यू यहाँ पर डाला है उसमें से कितना वैल्यू आपको यानी कि कितना कैरेक्टर आपको रीड करना है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। किसकी मदद से? तो फॉर्मेटेड इनपुट का इस्तेमाल करके। ठीक है। और फॉर्मेटेड आउटपुट की मदद से आप क्या कर सकते हो? जो भी आप आउटपुट मैसेज प्रिंट करवा रहे हो उसको आप क्या कर सकते हो? वहां पर कंट्रोल कर सकते हो कि किस तरीके से आपको आउटपुट में आपका जो भी मैसेज है वो वहां पर प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर में अगर आपको इनपुट पे रेस्ट्रिक्शन करना है तो आप क्या कर सकते हो? %WD, जो हम सिंपल %D का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर WD का इस्तेमाल करोगे तो W क्या है? तो कि कितने डिजिट आपको जो भी यूजर ने एंटर की है यहाँ पर उसमें से रीड करना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में उसका एग्जाम्पल लिखा गया है कि अगर आप %4D लिखते हो तो यूजर ने जितने भी नंबर एंटर किए होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें से वो क्या करेगा? फर्स्ट 4 डिजिट को ही रीड करेगा, बाकी सारे को वो क्या कर देगा? वहां पर निगलेक्ट कर देगा। तो आप इनपुट के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हो। ठीक है। उसी तरह 9D है तो 9 डिजिट को रीड करेगा, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को रीड करेगा। यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो भी एंटर किया होगा पूरा का पूरा वो रीड कर लेगा और सबको वो कंसिडर कर लेगा। उसके बाद है आपके पास रियल नंबर यानी कि फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू। उसमें भी हमारे पास क्या है? %WF है। W क्या है? आपका विड्थ है। हमारे था वैसे ही यहाँ पर फ्लोट के साथ वर्क करेगा। सर आपका आवाज कट हो रहा है। प्रिंट करवाओगे आप तो प्रिंट में भी आपको वैरायटी मिलेगी। सिंपल ऐप से प्रिंट करवाओगे तो जो भी आंसर हेलो। प्लेस के बाद बहुत सारे नंबर होंगे आपके 3 6 4 5 7 9 वगैरह वगैरह। और इसको आपको फॉर्मेट करना है यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद
इस तरीके से 2 ही डिजिट को प्रिंट करवाना है तो आप क्या लिख सकते हो, .2f, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपको प्रिंट करवाना है। और 8.3 है तो उसका मतलब क्या है, डॉट के बाद 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, डॉट के बाद 3 नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। और टोटल लेंथ कितनी होगी आपका, ये टोटल लेंथ 8 कैरेक्टर 8 डिजिट होगा, उसमें डॉट भी काउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर 8 डिजिट से बड़ा हो नहीं होगा तो यहाँ पर आगे आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपका एक अलग से आउटपुट फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और उसके बाद है आप एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल मतलब 10 होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बड़ा नंबर है 88.739 और उसको आपको क्या करना है, 1 डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल के पहले एक ही डिजिट रहना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 873 इंटू यहाँ पर 87 लिख सकते हो, e⁻1, यानी कि जब वापस से आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो e⁻1 की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻1 आ जाएगा। तो इसके साथ उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो एक्चुअल नंबर आपको वापस से वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ओके। उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में हम क्या करेंगे, %C का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप को रीड करने के लिए हम स्कैनएफ के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैनएफ %C। तो यहाँ पर तो कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर है तो क्या करेगा, वो सिंगल कैरेक्टर को ही रीड करेगा। उसके बाद में जितने भी आपने लिखे होंगे वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें जो W वाला पोर्शन है उसको स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, एक ही कैरेक्टर को रीड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, क्योंकि वो उसका बिहेवियर ही ऐसा है, डिफॉल्ट बिहेवियर सी प्रोग्रामिंग है कि वो एक ही कैरेक्टर को वहां पर रीड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप स्कैनएफ की मदद से भी कर सकते हो, या फिर गेट कैरेक्टर नाम का फंक्शन है उसकी मदद से भी आप सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकते हो। और प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पुट कैरेक्टर नाम का जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पर गेट कैरेक्टर और पुट कैरेक्टर है वो कैसे वर्क करेंगे, स्कैनएफ और प्रिंटफ की मदद से। और उसके अंदर आपका जो सिंगल कैरेक्टर होगा उसको ही वो कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग को रीड नहीं करेगा, ये एक ही कैरेक्टर को रीड करेगा और पुट कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रीड या फिर प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो क्या गेटस वाला इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, और स्ट्रिंग को राइट करने के लिए यानी कि डिस्प्ले करवाने के लिए पुटेस का फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के ये एग्जांपल है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया है, और ये पीपीटी भी आप सब लोगों को ये प्रोवाइड की गई है, तो आप वहां से देख लेना। जो मेजर पोर्शन है उसको ही हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब तो नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है हमारे पास, तो के डिसीजन स्टेटमेंट है, यानी कि इफ एल्स वाले जो भी स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कि जिसकी मदद से हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले सके कि हमें आगे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन सा कोड परफॉर्म करना है। इसलिए इस सबको क्या बोला गया है, डिसीजन स्टेटमेंट बोला गया है। तो उसके अंदर आपके पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज है। पहले तो सिंपल इफ स्टेटमेंट है। सिंपल इफ स्टेटमेंट कब यूज होगा, कि आपको कभी भी कंडीशन सिर्फ ट्रू हो तभी कोई टास्क परफॉर्म करना है, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कोई भी टास्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कोई टास्क करना है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ एल्स का इस्तेमाल कब करेंगे, कि
कि अगर कंडीशन ट्रू है तब आपको कोई भी टास्क करना है, फॉर एग्जांपल 1 नंबर का, और फॉल्स है तब आपको 2 नंबर का टास्क करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और नेस्टेड इफ क्या है कि एक इफ के अंदर आप दूसरा इफ लिखना चाहते हो या फिर एल्स के अंदर दूसरा इफ लिखना चाहते हो तो उसको क्या बोलेंगे? हम नेस्टेड इफ बोलेंगे। उसके बाद इफ एल्स लैडर क्या है? क्योंकि इफ एल्स लैडर में क्या होगा? तो कि पहले कंडीशन 1 चेक करोगे, अगर कंडीशन 1 आपका ट्रू नहीं है तो एल्स इफ में क्या होगा? कंडीशन आपका 2 नंबर का होगा, वो भी ट्रू नहीं है तो फिर वापस से आप एल्स इफ लिख सकते हो और वहां पर कंडीशन 3 लिख सकते हो। और अगर लास्ट में आपको कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप बाद में एल्स लिख सकते हो, यानी कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो लास्ट वाला आपका एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी ट्रू हो जाता है तो उसके साथ जो भी ब्लॉक लिखा होगा, उसमें जो भी कोड होगा, वो सारा कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इफ एल्स लैडर। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैडर होता है उसके हिसाब से हम 1 बाय 1 कंडीशन को नेक्स्ट स्टेप पे चेक करते जाएंगे। अगर कंडीशन आपका ट्रू होता है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनमें इफ एल्स लैडर में क्या होगा? जो भी होगा उसमें से कोई भी एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आएगा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट केसेस जनरेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करवा सकते हैं? जो भी केस है उसके अंदर जो भी कोड लिखा है उसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और कोई भी केस मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट वाला हम यूज कर सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये स्विच स्टेटमेंट है उसको हमने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। किसको? तो कि इफ एल्स लैडर को, क्योंकि इसमें भी वही हो रहा है, 1 बाय 1 केस हम मैच कर रहे हैं। अगर कोई भी केस नहीं होता है तो लास्ट में जो डिफॉल्ट वाला है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट भी सिमिलर वर्क करेगा लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो सबका सिंटेक्स हम 1 बाय 1 देखेंगे, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो पहले आता है आपका इफ स्टेटमेंट। उसमें क्या लिखेंगे? हम इफ लिखेंगे और उसके बाद जो भी कंडीशन है हमारा वो लिख देंगे। अगर कंडीशन आपका ये ट्रू होता है तो ये ट्रू ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता है या फिर ट्रू भी होता है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये जो भी स्टेटमेंट नेक्स्ट प्रोग्राम में होगा वो हमारा एग्जीक्यूट वहाँ पर होगा। तो इसका फ्लो चार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप यहाँ से एंट्री करोगे, कंडीशन को चेक करोगे, ट्रू है तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन आपका फॉल्स है तो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो उसमें क्या होगा? अगर कंडीशन आपका ट्रू है यहाँ पर इफ के साथ में लिखा हुआ तो ट्रू वाला ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका कंडीशन यहाँ पर फॉल्स रहता है तो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा है वो सारे वहां पर एग्जीक्यूट होंगे। और उसके बाद में जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा ब्लॉक के बाहर वो सारे क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। देखो यहाँ पर ब्लॉक है तो यहाँ पर हमने बाद में सेमीकोलन नहीं लगाया है, ठीक है, लेकिन ब्लॉक के अंदर जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको सेमीकोलन यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का कंडीशन, सॉरी सिंटेक्स था। और उसका फ्लो चार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ से एंट्री करोगे, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ट्रू ब्लॉक। और आप उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहां पर जाओगे। अगर कंडीशन फॉल्स होता है आपका तो आप फॉल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करोगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाओगे। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट पर तो आपको जाना ही है क्योंकि ये कहाँ पर है? इफ ब्लॉक है आपका उसके बाहर है तो वो एग्जीक्यूट होगा वहां पर। नेस्टेड इफ में क्या करेंगे हम कि इफ वाला है उसके अंदर भी हम इफ एल्स लिख सकते हैं या फिर सिंपल इफ एक ही लिख सकते हैं, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर एल्स के अंदर भी आप ये इफ एल्स या फिर सिंपल इफ लिख सकते हो। ये आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन कहीं पर भी आप इफ के अंदर दूसरा इफ या फिर एल्स के अंदर दूसरा इफ लिखोगे तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा।
ठीक है, तो ये उसका फ्लो चार्ट है, यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। अब है हमारे पास इफ एल्स लैडर। तो इफ एल्स लैडर में क्या होगा, इफ के साथ पहले एक कंडीशन दिया होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स पोर्शन में दूसरी बार हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन को चेक करवाएंगे, वहां पर दूसरा कंडीशन होगा, अगर वो भी फॉल्स हो जाएगा तो उसके बाद एल्स लिखा होगा, तो वहां पर भी आप नेक्स्ट कंडीशन चेक करवाओगे। और इस तरीके से एल्स इफ आप नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हो, एन नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हो, जितने भी आपकी प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट हो उतनी बार आप लिख सकते हो। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, एल्स, यानी कि अगर इनमें से जो भी कंडीशन लिखी हुई है पहले, उनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो आप किसको एग्जीक्यूट करवाना चाहोगे, तो कि जो हमारा एल्स वाला पोर्शन है उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहोगे। और तब आपको जो भी वहां पर अपने प्रोग्राम के हिसाब से जो भी कोड लिखना है वो आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी इनमें से तो आपका ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट वाला कोड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद जो भी प्रोग्राम के अंदर, यानी कि ये इफ एल्स लैडर का जो भी कंप्लीट ब्लॉक है उसके बाहर का जो भी स्टेटमेंट होगा वो वहां पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर आपका इफ वाला कंडीशन आपका यहाँ पर ट्रू हो जाता है, ठीक है, कंडीशन 1 सपोर्ट ट्रू हो जाता है, तो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट का लास्ट लाइन आएगा वहां से डायरेक्टली जंप कहाँ पर करोगे, स्टेटमेंट एक्स पर। सेम वे में अगर आपका कंडीशन 2 जो है वो ट्रू होता है तो उसके जो भी एंड होगा वहां से आप जंप कहाँ पर करोगे, तो के डायरेक्ट जो ये पूरा इफ एल्स लैडर का ब्लॉक है उससे बाहर। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा इनमें से तो उसका जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। एक बार ये यहाँ पे सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद आप डायरेक्टली ब्लॉक से बाहर चले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इफ एल्स लैडर काम करेगा। तो यहाँ पर इफ एल्स लैडर का फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपको, जो भी हमने अभी सिंटेक्स देखा उसके हिसाब से है, ये चेंज होता रहेगा। आप प्रोग्राम में जिस तरीके से यूज करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास स्विच के स्टेटमेंट। स्विच के स्टेटमेंट में क्या करेंगे, हम स्विच कीवर्ड के साथ एक्सप्रेशन लिखेंगे। यहाँ पर एक्सप्रेशन कैरेक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इंटीजर वाले फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि एक्सप्रेशन की जगह आपका कैरेक्टर वेरिएबल भी हो सकता है या फिर इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, अगर इंटीजर वेरिएबल होगा तो यहाँ पर जो आपका केस बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल केस 1 इस तरीके से बनेगा, सेम वे में केस 2 इसी तरीके से, केस 3 और डिफॉल्ट। इस तरीके से आपके इंटीजर वेरिएबल के साथ में केस बनेंगे। अगर जो भी इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर पास किया है, फॉर एग्जांपल आई, अगर आई की वैल्यू 1 है तो केस 1 के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आई का वैल्यू जो है वो 2 है तो केस 2 के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। अगर आई का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो केस 3 के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। अगर आई का वैल्यू 3 ना होगा, 1 2 3 ना होके 1 2 3 इनमें से कोई भी नहीं है, इसके अलावा है कोई भी वैल्यू, तो आपने डिफॉल्ट के अंदर जो भी लिखा वो सारा कोड वहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और एक और बात कि यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक ब्लॉक के अंदर हर एक केस के एंड में आपको क्या लिखना है, ब्रेक का स्टेटमेंट लिखना है। ब्रेक का स्टेटमेंट क्यों लिखना है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो क्या होगा, सपोज आपने ब्रेक नहीं लिखा है, ठीक है, सपोज आपने ये ब्रेक का स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिखा है और आपका जो आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, केस 1 के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद केस 2 के होंगे। अगर यहाँ पर भी ब्रेक नहीं लिखा है तो 3 के सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है तो डिफॉल्ट के सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो सारे के सारे ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो सिर्फ पर्टिकुलर केस के स्टेटमेंट को ही हमें एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही कंपाइलर आपका ब्रेक कीवर्ड को एग्जीक्यूट करेगा, आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, जो आपका स्विच केस है वो ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद
जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वहां पर आपका कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा कौन सा है आपके पास यहाँ पर, तो कि अगर आप कैरेक्टर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर सिंगल कैरेक्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। केस 1 की जगह यहाँ पर क्या होगा, तो कि केस ए इस तरीके से होगा, फिर केस बी इस तरीके से हो सकता है, फिर केस सी इस तरीके से हो सकता है, और लास्ट में क्या होगा आपका डिफॉल्ट होगा। यहाँ पर मैंने केस ए लिखा है, बी लिखा है, कैपिटल में लिखा है सब लोग कैरेक्टर, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो और ये नाम कोई भी दे सकते हो। इसकी जगह आप जो भी सिंबल्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके कैरेक्टर एक्सप्रेशन के तौर पे वहां पर वर्क करेंगे। तो स्विच के अंदर आप दो टाइप के एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो, एक इंटीजर एंड दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। और उसके बाद है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या है आपका, अब तक जो भी थे वो कौन से थे, कंडीशनल स्टेटमेंट थे। यानी कि हर एक में हम पहले क्या करते थे, कंडीशन चेक करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, कोई भी डिसीजन लेके जो भी कंडीशन का आंसर आता था उसके हिसाब से हम कोड को एग्जीक्यूट करवाते थे। लेकिन गो टू स्टेटमेंट जब हम यूज करेंगे तब हम यहाँ पर इंडिविजुअल गो टू स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन चेक करने का यहाँ पर फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, अब तक के जो भी हमने डिस्कस किए वो सारे क्या थे, कंडीशनल ब्रांचिंग थे। यानी कि उसी स्टेटमेंट के सिंटेक्स के अंदर हम कंडीशन चेक करते थे और उसके बाद हम चेक करते थे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा एग्जीक्यूट करना है। ब्रांचिंग मतलब जो हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो कि कोई भी आंसर के लिए क्या आपको कोड एग्जीक्यूट करवाना है, इसलिए यहाँ पर ब्रांचिंग वर्ड का यूज किया गया। अनकंडीशनल है मतलब यहाँ पर गो टू के खुद के स्टेटमेंट के अंदर कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो रही है, लेकिन हम इफ के जरिए कंडीशन चेक करके उसके अंदर गो टू का यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल खुद का गो टू जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, अनकंडीशनल। इसके अलावा जो भी थे उसमें जो खुद थे उसके अंदर ही हम कंडीशन चेक कर रहे थे, इफ में, नेस्टेड इफ में, इफ एल्स के अंदर, स्विच के अंदर भी क्या हो रहा था, एक्सप्रेशन मैच हो रहा था, तो वो भी वहां पर चेक हो रहा था। लेकिन गो टू में कोई भी कंडीशन उस पर्टिकुलर खुद से चेक नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें दूसरे की सहायता लेनी पड़ रही है। किसकी सहायता ले रहे हैं हम यहाँ पर, इफ की, कि अगर ये कंडीशन है तो कोई भी स्टेप पर आप उसको भेज सकते हो। ठीक है, और कौन से स्टेप पर आपको भेजना है उसके लिए आपको अपने प्रोग्राम के अंदर लेबल बनाना है। लेबल किस तरीके से बना सकते हो, तो फॉर एग्जांपल आपको एडिशन का लेबल बनाना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एडिशन, और उसके बाद कॉलन करोगे और उसके बाद जो भी कोड लिखोगे वो कहाँ पर कंसीडर होगा, तो कि आपका लेबल के अंदर कंसीडर होगा। जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पर कि गो टू एडिशन, तो आपका कंट्रोल कहीं पर भी होगा, कहाँ पर आ जाएगा वापस से एडिशन लेबल, जहां पर आपके प्रोग्राम में लिखा है वहां पर। तो गो टू की मदद से आप क्या कर सकते हो, लूप को जनरेट करवा सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क है, कौन सा रिस्क है, क्योंकि गो टू है, अनकंडीशनल जंप है, तो आप ये तरीके का प्रोग्राम का जो ट्रेसिंग होगा वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए लूपिंग पर्पज के लिए हम ज़्यादातर जो भी लूप हमें बाय डिफॉल्ट मिल रही है उसी प्रोग्राम के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि गो टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अनकंडीशनल ब्रांचिंग कौन सा है और 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे तो उसमें से एक ऑप्शन गो टू वाला होगा, तो आपको गो टू को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यस सर। उसके बाद जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसको हम जो लूप वाला है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो 4th यूनिट था आपका वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर।
अब फिफ्थ यूनिट जो आपका है उसको देख लेते हैं कि लूप जो आपका है उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो लूप पहले तो आपको यूज कब करना है, कैसी सिचुएशन में आप लूप का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर टास्क होगा उसको आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है, तब आपको क्या करना है, लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई भी टास्क है उसको आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है, तब आपको लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये लूप का यूज करने का पर्पज हमें पता चल गया कि हम लूप को पढ़ क्यों रहे, कि कोई भी रिपीटेड टास्क है उसको करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो कितने टाइप की लूप है, तो कि एक वाइल लूप है, डू वाइल लूप है एंड फॉर लूप है। तो कोई भी लूप होगा तो उसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। किसी को पता है कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो क्या होगा आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा। ठीक है, लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा। उसके बाद में दूसरा क्या होगा, वेरिएबल का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और थर्ड स्टेप में होगा उससे पहले आपका लूप का एग्जिट कंडीशन आपके पास होना चाहिए कि लूप को कब एग्जिट करना है, और जो भी वेरिएबल है लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल उसमें इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट है किसके है, तो कि लूप को इस्तेमाल करने के लिए। इसके बगैर आप लूप का इस्तेमाल करोगे तो आपका लूप कहाँ पर चला जाएगा, आइदर इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा या फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो पहले हम वाइल लूप का सिंटेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वाइल लूप अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या लिखना है, पहले वाइल कीवर्ड लिखना है, और उसके साथ में पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी कंडीशन चेक करना चाहते हो और आपको वहां पर लिखना है। यहाँ पर कंडीशन जो भी लिखोगे वो जब तक ट्रू होगी, कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक क्या होगा, जो लूप की बॉडी में जो भी कोड लिखा होगा वो सारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ कि while i लेस देन 10, और while के अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि printf %d, और मैं क्या करता हूँ i की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ, और बाद में मैं क्या कर देता हूँ i++ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो ये कोड होगा उसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? 1 to 9 तक। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर? आई की वैल्यू 1 ली है। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, तो कि आउटपुट अनएक्सपेक्टेड आएगा। ठीक है, क्यों अनएक्सपेक्टेड आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन चेक किया है। ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है तब तक हमारा आई का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग पोजीशन में हमने आई का वैल्यू कोई भी यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो जो कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, जो कि लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है, जो उसका वैल्यू को इनिशियलाइज करना था, वो हमने यहाँ पर नहीं किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं i = 1 करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर आपका आउटपुट क्या होगा, अब आप बता सकते हो क्या होगा आउटपुट? 1 to 9। ओके, 1 से लेके 9 तक आपका आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोग्राम भी आपको पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये आपके एग्जाम में इस तरीके से आपको सी प्रोग्राम का कोड दिया होगा, और बाद में 4 आउटपुट के ऑप्शन हो गए, उनमें से आपको कोई भी जो सही आउटपुट का ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करने को आपको रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर होंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट है वाइल लूप का, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं अभी। उसके बाद है डू वाइल लूप है। तो डू वाइल का सिंटेक्स ऐसा है कि जिसके अंदर ब्लॉक आता है, फिर भी उसके एंड में क्या आता है, सेमीकोलन आता है। ये क्या है, आपका एक एक्सेप्शन है, अपवाद के रूप में है।
कि जिसके अंदर ब्लॉक आता है फिर भी उसके अंदर क्या आता है, सेमीकोलन का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम वाइल का स्टेटमेंट लिखते हैं तभी। ठीक है, तो डू में क्या होगा, पहले आपका क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि लूप का जो भी बॉडी है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अदरवाइज ये काम क्या करेगा, जैसे कि हर एक लूप करता है वैसा ही काम डू वाइल लूप भी करेगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा कि आपका जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक होगा। पहले एक बार, मिनिमम एक बार आपका जो भी बॉडी में जो भी कोड लिखा है वो मिनिमम 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर पहली बार में भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी ये जो कोड है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो डू वाइल लूप का आप इस्तेमाल कब करोगे कि आपके प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन है कि आपको कोई भी टास्क है उसको एक बार तो परफॉर्म करवाना ही करवाना है। ठीक है, फिर आपको चेक करना है कि अगर जो आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो नेक्स्ट टाइम आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप डू वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो डू वाइल लूप में जो कंडीशन है वो कहाँ पर होगा, लास्ट में चेक होगा। पहले क्या हो जाएगा, एक बार बॉडी में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपका कंडीशन चेक होगा। तो इसीलिए जो आपका डू वाइल लूप है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो कंडीशन चेक कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, उससे पहले एक बार हमारा जो बॉडी में कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलेंगे। डू वाइल के अलावा जितनी भी लूप है कौन कौन सी है, तो क्या वाइल एंड फॉर। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन को चेक करते हैं, तो उसको इन दोनों लूप को क्या बोलेंगे हम, ओके, एंट्री कंट्रोल लूप बोलेंगे। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं हम, पहले कंडीशन को चेक करते हैं, अगर सेटिस्फाई होता है तो ही हम उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देते हैं, यानी कि जब एंट्री होती है तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डू वाइल में लास्ट में चेक करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये फ्लो चार्ट है अगेन, और उसके बाद जो लास्ट जो हमारा लूप का जो कंसेप्ट है वो कौन सा है कि फॉर लूप है। उसका सिंटेक्स क्या होगा, तो कि यहाँ पर तीनों के तीनों कंपोनेंट क्या है, एक ही स्टेटमेंट में हमने लिख दिए है, जबकि डू वाइल और वाइल लूप में हम क्या करते थे, वो 3 अलग अलग स्टेटमेंट में लिखते थे। कौन कौन से, तो कि जो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, फिर एग्जिट कंडीशन क्या होगी, और लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसमें आपको इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो ये तीनों के तीनों पोर्शन हम एक ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कौन सा कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना है वो चीज़ हम बॉडी ऑफ द लूप में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका फॉर लूप का ये सिंटेक्स होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये इसका फ्लो चार्ट है। यहाँ से आप क्या करोगे, एंट्री करोगे, पहले इनिशियलाइज करोगे, कंडीशन ट्रू होगा तो आपका क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, बाहर चले जाओगे। तो ये लूप वाला पोर्शन था। उसके बाद हमारे पास है कौन सा आएगा, तो कि एरे को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, एरे को देखा था। एरे के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि एरे का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, क्योंकि इट इज ए सीक्वेंस। उसके बाद क्या था, उससे पहले था इट इज ए फिक्स्ड साइज।
fixed size sequence collection of elements of same data type। तो ये था हमारा एरे का डेफिनेशन। इट इज ए फिक्स साइज सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि एरे का साइज क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा, और उसका जो मेमोरी में अलोकेशन होगा हर एक एलिमेंट का वो सीक्वेंस में होगा, और हर एक एलिमेंट के अंदर आप सेम डेटा टाइप के वैल्यू ही क्या करवा पाओगे, वहां पर स्टोर करवा पाओगे। तो उसका डिक्लेरेशन अगर आपको करना है तो उसका डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या था हमारे पास, तो कि डिक्लेरेशन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का था। पहले हम क्या करते थे, डेटा टाइप का इस्तेमाल करते थे कि आपका जो एरे है उसका डेटा टाइप कौन सा है, फिर हम जो हमारा एरे है उसका नाम लिखते थे यहाँ पर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसके अंदर हम साइज लिखते थे, यानी कि जो भी आपका एरे है उसके अंदर आप कितने एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहते हो तो वो चीज हम वहां पर लिखते थे। फॉर एग्जांपल आपको इंटीजर टाइप का एरे को डिक्लेयर करना है तो आप डेटा टाइप की जगह क्या लिखोगे, इंटीजर, और एरे की जगह आप क्या लिखोगे, एरे का नाम, फॉर एग्जांपल ए है, और उसके अंदर आप 5 एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहते हो तो आप वहां पर क्या लिखोगे, साइज की जगह 5 लिखोगे। तो जैसे ही ये डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट आपका कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट करेगा तो कंपाइलर क्या कर देगा, डायरेक्टली मेमोरी में उसके लिए स्पेस को वहां पर क्या कर देगा, अलोकेट कर देगा, ये नाम दे देगा, और एरे के हर एक एलिमेंट को हम किसकी मदद से एक्सेस करते हैं, तो कि उसकी इंडेक्स की मदद से उसको हम एक्सेस करेंगे। और जो इंडेक्स है वो आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी, जो कि 0 से लेके n-1 यानी कि साइज -1 तक जाएंगे, ठीक है, साइज -1। तो ये होगा आपका एरे का इंडेक्स होगा, और हर एक इंडेक्स पर की वैल्यू को आपको एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल 2 नंबर की इंडेक्स की वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे, ए ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या होगा, एरे ए में से 2 नंबर की इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आके हमें वापस से मिलेगी। अगर आपको एरे की कोई भी इंडेक्स पर वैल्यू को स्टोर करवाना है, फॉर एग्जांपल 4 नंबर की इंडेक्स पर मुझे 5 वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं क्या लिखूंगा कि ए ऑफ 4 इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा कि एरे ए है उसकी 4 नंबर की जो इंडेक्स है वहां पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो क्या 5 वैल्यू वहां पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस अब आपको इनिशियलाइजेशन करना है एरे का, तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो कि इनिशियलाइजेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो है स्टैटिक और दूसरा है आपके पास डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होगा, जब आपने डिक्लेयर किया है तभी उसकी एलिमेंट की वैल्यू आप वहां पर क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट की वैल्यू आपने दे दी है उसके डिक्लेरेशन के टाइम पर ही। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर होगी, क्योंकि उसकी 0 नंबर की इंडेक्स पर स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेकंड वैल्यू है उसकी नेक्स्ट इंडेक्स पर 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4th नंबर पर। तो इस तरीके से आपके एलिमेंट की वैल्यू वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो ये था आपका स्टैटिक डिक्लेरेशन था। अगर आपको डायनेमिक डिक्लेरेशन करना है तो क्या होगा, पहले आपको डिक्लेयर कर देना है एरे को इस तरीके से, इंटीजर ए 5। उसके बाद जो भी वैल्यू है हर एक एलिमेंट की वो आप कहाँ से रीड करोगे, यूजर से रीड करवाओगे। तो यूजर से रीड करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्कैनएफ का फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, और उसके बाद टोटल आपको कितनी बार स्कैनएफ का फंक्शन यूज करना होगा, तो कि 5 टाइम आपको वैल्यू रीड का टास्क करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लूप हम क्यों यूज करते हैं, कोई भी टास्क है उसको रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल हमने किया। फॉर लूप के अंदर हम क्या कर देंगे, स्कैनएफ करके वैल्यू को रीड करेंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, एड्रेस किसका देंगे हम, ओके, ए ऑफ आई का एड्रेस देंगे, क्योंकि हमें कहाँ पर स्टोर करना है, तो कि एरे ए के
जो भी इंडेक्स यहाँ पर जनरेट होके आएगी उस इंडेक्स पर हमें जो भी वैल्यू रीड की है उसको स्टोर करना है। तो आई की मदद से हम वैल्यू क्या जनरेट करवाएंगे, 0 से लेके 4 तक, यानी कि 0 नंबर की इंडेक्स से लेके 4 नंबर की इंडेक्स तक हम वैल्यू जनरेट करेंगे। हर एक टाइम हम वैल्यू को रीड करेंगे और पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम क्या करवाएंगे, उसको स्टोर करवाएंगे। तो इस तरीके से आप एरे का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और यहाँ पर जो हमारा सर। एरे है वो कौन से टाइप का है, तो कि 1D टाइप का एरे है हमारा, सिंगल डायमेंशन एरे है हमारा। एरे किसी एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपांड हो रहा है, आइदर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। अगर आप इसका वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन करो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, नो सर। ओके। तो उसके बाद हमने क्या किया था कि हमारे पास जो एरे था इस तरीके से, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट थे। ठीक है, तो उस एलिमेंट में से हमने क्या किया था, कोई भी एलिमेंट की वैल्यू वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है वो हमने फाइंड आउट किया था, यानी कि सर्च का ऑपरेशन हमने वहां पर किया था। तो सर्च के ऑपरेशन में भी हमने क्या किया था, फॉर लूप का इस्तेमाल किया था। बाद में हमने जो भी वैल्यू को सर्च करना था उसको हमने क्या किया था, 1 बाय 1 एलिमेंट के साथ कंपेयर करके देखा था और चेक किया था। ठीक है, जहां पर भी आपका कंपैरिजन हो जाता था, यानी कि आपकी वैल्यू मिल जाती थी, तो आपने वहां से क्या कर दिया था, फॉर लूप को एग्जिट कर दिया था और वहां पर आपने क्या किया था, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्च का ऑपरेशन किया था। उसके बाद हमने ऑपरेशन किया था मर्ज का ऑपरेशन किया था, यानी कि दो डिफरेंट एरे हमारे पास थे 1 डायमेंशनल, दोनों की साइज क्या थी हमारे पास, डिफरेंट थी। ठीक है, और उन दोनों का हमने क्या किया था, मर्ज किया था किसी थर्ड एरे के अंदर, जिसका साइज क्या था, जिसका साइज क्या होना चाहिए, तो के ए प्लस बी मिनिमम होना चाहिए, यानी कि एरे ए का जितना साइज है और बी का जितना साइज है उन दोनों का एडिशन जितना हो उतना मिनिमम साइज होना चाहिए एरे सी का, तभी हम क्या करवा पाएंगे, ए और बी का मर्ज का जो भी आंसर है वो हम कहाँ स्टोर करवा पाएंगे, तो थर्ड एरे जो हमारा सी है उसके अंदर हम उसको स्टोर करवा पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एरे ए का जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 11 एलिमेंट का होना चाहिए, अगर हम ये दोनों ए और बी को मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ए के सारे एलिमेंट को हम सी के अंदर स्टोर करवा देंगे, उसके बाद बी के सारे एलिमेंट को हम सी के अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगेन हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ तक हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो के सी जो एरे है उसका साइज होगा वहां तक हम क्या करवाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो उसका साइज क्या है, 11 है, तो आई लेस देन 11 लिखेंगे और आई प्लस प्लस लिखेंगे। और उसके अंदर हम कंडीशन चेक करवाएंगे, क्या चेक करवाएंगे कि अगर जो आई का वैल्यू है वो हमारे एरे ए की जो साइज है वहां तक होता है तो हम किसको अलग से कोड एग्जीक्यूट करवाएंगे, अगर उससे बड़ा है तो हम अलग से कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे, यानी कि आई का साइज है और लेस देन 6 रहेगा तो हम क्या कोड एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो क्या सी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर देंगे। और एल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, अब हमारे क्या करना है कि बी की वैल्यू को स्टोर करना है, एरे बी की वैल्यू को स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी ऑफ आई माइनस, जो कि एरे ए की जो साइज है उसको हम आई में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सी एरे है उसके अंदर ए और बी दोनों एरे की वैल्यू 1 बाय 1 स्टोर हो जाएगी और हमारा जो मर्ज का ऑपरेशन है वो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। उसके बाद हमने सॉर्ट का ऑपरेशन देखा था, सॉर्टिंग का ऑपरेशन देखा था, उसके अंदर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग इस तरीके से दो अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म किया था।
यहाँ पर हमने क्या किया था कि सिंगल एरे था हमारा, उसकी जो भी एलिमेंट थे उसको हमने आइदर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए हमने कोड वहां पर लिखा था। तो वहां पर हमारा लॉजिक क्या था कि पहले हम क्या करते थे, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता था उसको हम कंसिडर करते थे और बाद में उसको हर एक एलिमेंट के साथ क्या करवाते थे, वहां पर कंपैरिजन करवाते थे। और जहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मैक्स हो जाता है, तब हमने क्या किया था, वहां पर दोनों एलिमेंट के बीच में स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। और अगेन जो भी नया फर्स्ट एलिमेंट हमें मिला है उसको हमने वापस से क्या करवाया था, बाकी सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाते जाते थे। तो उस तरीके से हमें एट द एंड क्या मिलता था, तो कि जो हमारा एरे के जो भी एलिमेंट थे 1 by 1 इंडेक्स पर वो सॉर्टिंग में मिलते थे, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो ये सारे जो ऑपरेशन थे वो हमने वन डायमेंशनल यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे के ऊपर वो परफॉर्म किए थे। उसके बाद हमने देखा था कि 2 डायमेंशनल एरे को हमने डिस्कस किया था उसके बाद में। तो 2 डायमेंशनल एरे क्या है, तो 2 डायमेंशनल एरे का हम कब यूज कर सकते हैं कि अगर आपका जो मैथमेटिक्स का जो मैट्रिक्स है उस टाइप का, यानी कि मैथमेटिक्स का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है, तो उस समय हमें क्या करना रहेगा, सी प्रोग्राम के अंदर 2 डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जिसकी रो भी होगी और उसके अंदर कॉलम भी होगा। अब तक जो हमने देखा था उसमें आइदर हम रो कंसीडर करते थे या फिर कॉलम कंसीडर करते थे, लेकिन 2 डायमेंशनल में क्या होगा, रो भी होगा और कॉलम भी होगा। और हम क्या करवा पाएंगे, जो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में जो हमारा वैल्यू है उसके ऊपर हम क्या करवा पाएंगे, ऑपरेशन करवा पाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि 2D एरे है हमारा, उसका हमें डिक्लेरेशन हमारे प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से करना है। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, तो सिंटेक्स में पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, जैसे कि हम 1 डायमेंशनल एरे में कंसिडर करते थे। उसके बाद में हमारे पास एरे का नाम रहेगा और उसके बाद रो कितने होंगे वो लिखना है और उसके बाद कॉलम कितने हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, कि आपके 2D एरे में कितनी रो है और कितनी कॉलम है, वो चीजें हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल एक देखेंगे, तो इंटीजर का देखेंगे, तो इंटीजर ए और फॉर एग्जांपल मेरे रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर रो की जो साइज है वो 3 लिखूंगा और कॉलम की साइज भी क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, अगर दोनों 3-3 है तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास ये एरे के अंदर, तो टोटल 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, टोटल कितने होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। और हर एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कितनी स्पेस आपको ऑक्यूपाई होगी, तो के 2 बाइट मिलेगी। ठीक है, तो टोटल एरे ए के अंदर कितने, एरे ए की साइज कितनी होगी टोटल, तो कि 9 एलिमेंट इंटू 1 एलिमेंट की साइज 2, तो 9 इंटू 2, तो टोटल 18 बाइट आपके एरे ए को क्या होगी, वहां पर ऑक्यूपाई होगी। ठीक है, समझ में आ रहा सबको यहाँ तक? यस सर। सर। ओके, तो ये हम हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अगेन यहाँ पर भी जो इनिशियलाइजेशन है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो स्टैटिक होगा और दूसरा किस तरीके से होगा, तो के डायनेमिक डिक्लेरेशन होगा। स्टैटिक डिक्लेरेशन क्या होगा कि हम कर्ली ब्रैकेट करके उसकी वैल्यू वहां पर डिक्लेरेशन टाइम पर ही दे देंगे, और डायनेमिक में क्या होगा, उसकी वैल्यू हम फॉर लूप की मदद से वहां से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से यूजर से रीड करवाएंगे, जब प्रोग्राम यूजर को जब यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तभी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बहुत बार की है, तो उसको हम वापस से यहाँ पर रिपीट नहीं करते हैं। और जो नेक्स्ट है कि जो हमने मैट्रिक्स का एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो किस तरीके से किया था, वो चीज भी हमने वहां पर डिस्कस की थी। उसके बाद हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया था वो चीज भी डिस्कस की थी हमने।
तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, सिंपल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर 2 डायमेंशनल एरे है, उसमें से कोई भी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। उसमें आपको रो और कॉलम का इंडेक्स किस तरीके से लिखना है। जैसे कि हम 1 डायमेंशनल एरे में लिखते थे, वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही इंडेक्स था, यहाँ पर 2 इंडेक्स है। अगर यहाँ पर आपको बीच वाला ये एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना होगा, कोई बता सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ बीच वाला एलिमेंट है तो उसकी रो 1 1 कितनी है, यस 1 1 फर्स्ट नंबर की रो है और फर्स्ट नंबर का कॉलम है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ 1 1। और अगर मुझे ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में लोअर वाला बॉक्स है वहां पर मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है, फॉर एग्जांपल 7, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ऑफ 2 0 20 इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ 7, तो उस जगह पर मेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करवा सकते हो, जो 2 डायमेंशनल एरे है उसकी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हो और अपने हिसाब से जहां पर भी इसका इस्तेमाल करना चाहो आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पर हम मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपकी एग्जाम में जो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं है तो उसमें प्रोग्राम ज़्यादातर पूछे नहीं जाएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम के क्या होंगे, ब्लॉक होंगे और उसका आउटपुट क्या निकल के आएगा वो आपको बताना रहेगा वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके के लंबे प्रोग्राम हम एग्जाम में नहीं रखेंगे जो कि आपको ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। हर एक प्रोग्राम क्वेश्चन आपका ऑप्शन टाइप का होगा, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके, तो अब जो हमारा इसके बाद का जो भी है कौन सा बचेगा अभी हमारे पास, क्योंकि स्ट्रिंग बचेगा। तो ठीक है, स्ट्रिंग को भी हम फटाफट से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं हम कि एग्जाम में आपको किस तरीके से यहाँ पर अपीयर होना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, मतलब स्ट्रिंग मतलब क्या होगा आपका, जो अब तक हमने एरे देखा था उसमें हमने आइदर इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया था या फिर फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर आप एरे के डेटा टाइप कैरेक्टर रखोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक से ज्यादा कैरेक्टर होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रिंग बोल देंगे। स्ट्रिंग को हम किस तरीके से हमारे सी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहले उसका डेफिनेशन क्या है, कि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन डबल कोट। जब कभी भी आपको स्ट्रिंग लिखना है तो आपको कहाँ पर लिखना है, विद इन डबल कोट लिखना है ऑलवेज। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे एलिमेंट। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होगा, जो भी इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा उसका कलेक्शन होगा। नॉर्मली स्ट्रिंग इज यूजफुल फॉर स्टोरिंग डेटा लाइक नेम, एड्रेस एंड सिटी। जो भी हमारा एड्रेस है या फिर आपका नाम है या फिर आपकी सिटी है, इस तरीके के जो भी इंग्लिश स्टेटमेंट वर्ड होते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ASCII कोड इज नॉर्मली यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन मेमोरी। मेमोरी में आपका जो भी स्ट्रिंग है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, तो मेमोरी में इस तरीके से इंडिविजुअल कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं होता है। मेमोरी में तो क्या आता है, 1010 की जो पैटर्न सीक्वेंस होती है वो वहाँ पर स्टोर होती है। तो कैरेक्टर को इस तरीके की पैटर्न में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सी प्रोग्राम में क्या किया गया है कि हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअल वैल्यू दी गई है, जो कि कौन सी है, ASCII वैल्यू, यानी कि कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है हर एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो भी आगे हम देखेंगे कौन किसको कौन सी वैल्यू मिली है। ठीक है, तो हर एक जो कैरेक्टर है उसको न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, ASCII वैल्यू बोलेंगे। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कोड कोड और ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटर ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, यानी कि ये डिफाइन किया है अमेरिका की कंपनी ने, जो ये
बनाया था कंपाइलर तभी, इसलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड किसके लिए है स्टैंडर्ड कोड, तो के इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, यानी कि जो ये कैरेक्टर है उसको हम कंपाइलर के अंदर न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से उस पर्पस के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो यहाँ पर सी each string is terminated by special character called null character। स्ट्रिंग, जब आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग का इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर आपको एंड में एक कैरेक्टर की स्पेस एक्स्ट्रा यूज करनी है आपके कैरेक्टर एरे के अंदर। क्यों? क्योंकि एंड में आप क्या करोगे, नल कैरेक्टर का इस्तेमाल करोगे। ये नल कैरेक्टर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपका जो एरे होगा उसका साइज बहुत बड़ा होगा और उसके अंदर आप छोटी सी स्ट्रिंग स्टोर करवाओगे और जब उसको प्रिंट करोगे तो इनबिल्ट प्रिंट कैसे होगा, हर एक एलिमेंट को वो प्रिंट करेगा 1 बाय 1। तो आपकी सपोज एरे की साइज 500 की है और उसके अंदर आपने 5 कैरेक्टर का ही स्ट्रिंग स्टोर करवाया है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट 5 को ही वहां पर प्रिंट करना है, ठीक है। ये टास्क ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए यहाँ पर एंड में क्या किया गया है, नल कैरेक्टर को यहाँ पर ऐड किया गया है, ताकि जब कभी भी आप प्रिंट करवाओ और कंपाइलर जैसे ही नल कैरेक्टर की वैल्यू रीड करेगा उसके बाद वो रीड का ऑपरेशन वहां पर क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्योंकि पीछे जो प्लेसेस अवेलेबल है वो सारे क्या है, ब्लैंक है, उसके अंदर आपके काम की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसी पर्पज के लिए यहाँ पर हम नल कैरेक्टर का एडिशन करवा रहे हैं स्ट्रिंग के बाद में, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, और जब हम कैरेक्टर एरे का डिक्लेरेशन करेंगे तब हमें क्या करना है, अगर आपको 8 कैरेक्टर की स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है तो आपका कैरेक्टर एरे का साइज क्या होना चाहिए, जितनी स्ट्रिंग आप स्टोर करवाना चाहते हो उससे एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए एक एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो कि नल कैरेक्टर के लिए हम एक्स्ट्रा यहाँ पर साइज रख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको कंप्यूटर स्टोर करना है जो कि 8 कैरेक्टर होते हैं तो आपका जो एरे है उसका साइज क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ताकि आप लास्ट में जो एक खाली स्पेस बचेगा वहां पर आप नल कैरेक्टर को रख पाओ, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट ऑपरेशंस है कि स्ट्रिंग के ऊपर कौन से ऑपरेशन कर सकते हो, तो कि स्ट्रिंग लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, strlen फंक्शन का यूज करना है और फंक्शन के अंदर आपको जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल है वो पास कर देना है, तो आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के देगा और वो लेंथ जो होगा वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कौन सा होगा, तो कि लॉन्ग अनसाइंड वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करते हो तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर एलयू का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी भी इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली स्टोर करके उस वेरिएबल की वैल्यू को %d स्पेसिफायर के साथ प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद है स्ट्रिंग कॉपी, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, स्ट्रिंग का str और कॉपी का cpy। तो उसमें क्या होगा, 2 आर्ग्यूमेंट आपको देनी है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2 दोनों का टाइप कौन सा होगा, तो कि कैरेक्टर एरे होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सेकंड नंबर की आर्ग्यूमेंट होगी वो कहाँ पर कॉपी होगी, फर्स्ट नंबर की आर्ग्यूमेंट पर कॉपी होगी। यानी कि सेकंड नंबर पर सपोज आपने हेलो लिखा है तो फर्स्ट का जो भी वैल्यू है वो पहले जो भी था वो रिमूव होके अब क्या हो जाएगा, हेलो हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैरेक्टर str1 10 है और कैरेक्टर str2 10 है, ठीक है। तो आप जैसे इंटीजर वेरिएबल में करते थे कि a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पर आप str1 इज इक्वल टू str2 इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों है वो क्या है, कैरेक्टर है, सॉरी एरे का फॉर्म है और एरे को डायरेक्टली आप इस तरीके से असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर एरे को भी आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टाइप का एरे हो इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से दूसरे के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते हो, उसको 1 बाय 1 एलिमेंट आपको
स्टोर करवाना पड़ता है। इसीलिए हमने जो मर्जिंग का ऑपरेशन था उसमें हमने क्या किया था, एरे ए और बी का जो भी एलिमेंट था उसको 1 बाय 1 रीड किया था और उसको सी के अंदर स्टोर करवाया था। अगर इस तरीके से हम डायरेक्टली करवा पाते तो हम क्या पहले लिख देते कि सी इज इक्वल टू ए एन, उसके बाद क्या कर देते कि सी इज इक्वल टू बी, तो क्या हो जाता वहां पर दोनों की वैल्यूज वहां पर स्टोर हो जाती है। लेकिन इस तरीके से वो नहीं होता है, उसमें हमें 1 बाय 1 एलिमेंट काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक स्ट्रिंग है, अगर आपको स्ट्रिंग 2 की वैल्यू स्ट्रिंग 1 में स्टोर करवानी है तो आप क्या कर सकते हो, strcpy फंक्शन यानी कि स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में भी इनबिल्ट में क्या लिखा होगा, क्योंकि उसमें फॉर लूप चलाया होगा, उसमें क्या किया होगा 1 बाय 1 एलिमेंट को दूसरे जो हमने यहाँ पर कैरेक्टर एरे पास किया होगा उसके अंदर वो स्टोर कर देगा। ठीक है, तो इनबिल्ट वो भी क्या कर रहा है कि फॉर लूप का इस्तेमाल करके 1 बाय 1 एलिमेंट को वहां पर दूसरे कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करवा रहा है। लेकिन हमें ये रेडीमेड मिल रहा है तो हमें ये मैन्युअली परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप खुद से अपना स्ट्रिंग कॉपी करने का फंक्शन बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, क्या है कि फॉर लूप की मदद से आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एलिमेंट को ये जो दूसरी आर्ग्यूमेंट है वहां से लेके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर स्टोर करवाना है। उसके बाद है रिवर्स स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो उसका str रिवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर एरे है उसको पास करना है, तो कि आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जो भी एरे का होगा 0 नंबर का इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर होगा वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट चला जाएगा। इस तरीके से आपको सारे के सारे कैरेक्टर रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे। लेकिन ये जो फंक्शन है वो हमारे लिनक्स कंपाइलर के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ टर्बो सी वाला जो कंपाइलर है उसके अंदर अवेलेबल है। तो इसका जो टेस्टिंग है वो आप वहां पर कर सकते हो। फिर दो अलग अलग स्ट्रिंग है उसको आपको कंपेयर करना है, तो उसके लिए फंक्शन है strcmp और वहां पर आपको दो स्ट्रिंग देनी है str1 एंड str2। तो अगर दोनों स्ट्रिंग है और आपकी एग्जैक्ट मैच होगी तो आपका फंक्शन क्या आपको रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर आपका स्ट्रिंग 1 है और छोटा होगा तो आपका फंक्शन लेस देन 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपका स्ट्रिंग 1 है वो बड़ा होगा तो आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू रिटर्न करेगा वहां पर। और यहाँ पर जो दोनों स्ट्रिंग है उसका कंपैरिजन किस तरीके से होगा, तो कि दोनों स्ट्रिंग में से 1 बाय 1 कैरेक्टर की जो आज की वैल्यू है उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या होगा, आपका कंपैरिजन होगा और आपको वहां पर आंसर निकाल के देगा। उसके बाद है अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, तो कि strupr। ठीक है, और लोअर केस के लिए क्या है, strlwr। अगेन ये दोनों फंक्शन लिनक्स कंपाइलर के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उसको आप ऑनलाइन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको टर्बो सी वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में आपको क्या देना है, दोनों के अंदर कैरेक्टर एरे यानी कि जो आपका स्ट्रिंग है उसको पास ऑन कर देना है। तो str अपर में जो भी आपने इनपुट में दिया होगा उसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और लोअर में सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद है स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन का फंक्शन है, वो क्या है आपका strcat। उसमें क्या होगा str1 एंड str2, तो जो भी होगा कि स्ट्रिंग 1 के बाद आपका क्या होगा, स्ट्रिंग 2 वहां पर अपेंड हो जाएगा और आपको फाइनली दोनों का कंबाइन जो है वो आपको स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस तो स्ट्रिंग के जितने भी ऑपरेशन थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो भी है वो हाँ, एक और चीज कि कैरेक्टर को जब आप कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग को आप जब रिटर्न रीड करते हो तब आप स्कैनफ स्टेटमेंट में % का साइन इस्तेमाल करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आप स्ट्रिंग रीड कर रहे हो वो कहाँ स्टोर हो रही है, पूरे के पूरे एरे के अंदर स्टोर हो रही है जो कि आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का है। ठीक है, तो जब आप स्ट्रिंग रीड कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर % की देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्कैनफ का लिमिटेशन क्या है कि जैसे ही उसको ब्लैंक स्पेस मिलेगा उसके बाद का वो स्ट्रिंग वहां पर रीड नहीं करेगा, ब्लैंक स्पेस से पहले का ही रीड करेगा। ठीक है, और
अगर आपको पूरे के पूरा ब्लैंक स्पेस के साथ रीड करना है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है स्कैनफ की बजाय, तो कि गेटएस का यूज करना है और उसके अंदर आपको कैरेक्टर एरे को पास ऑन करना है। तो वो क्या करेगा, आपका जो भी इनपुट है वो ब्लैंक स्पेस के साथ भी रीड कर लेगा, तो तब आप हेलो वर्ल्ड इस तरीके से रीड करवा पाओगे। ठीक है, उसी तरीके से आप पुट एस फंक्शन का इस्तेमाल किस पर्पज के लिए कर सकते हो, तो किसी नाम का जो कैरेक्टर एरे है उसके डेटा को प्रिंट करने के लिए आप पुट एस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर गेटेस्ट दिया हुआ है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाइट प्रेस के लिए करेंगे, या सारी आस्क की वैल्यू है, कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू क्या है आपके पास, तो 65, स्मॉल एल की क्या है, तो क्या 97। फिर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए strlen, कॉपी करने के लिए strcpy, स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी करेगा, यानी कि सेकंड आर्ग्यूमेंट फर्स्ट में कॉपी होगी आपकी। उसके बाद स्ट्रिंग रिवर्स करना है, तो इस तरीके से str रिवर्स फंक्शन यूज करोगे, जो कि आपको टर्बो सी कंपाइलर में मिलेगा, लिनक्स वाला सब कंपाइलर में नहीं मिलेगा। स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए strcmp फंक्शन है। अपर और लोअर केस के लिए str अपर एंड str लोअर फंक्शन है। कॉन्केट करने के लिए आपके पास क्या है, strcat फंक्शन है। उसमें क्या होगा, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट का जो भी वैल्यू होगा वो फर्स्ट के पीछे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो str2 इज अपेंड एट द एंड ऑफ str1, यानी कि str2 का वैल्यू str1 के बाद में ऐड हो जाएगा वहां पर। तो ये सही सारी आपकी स्ट्रिंग के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन था वो हमने यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ तक आपका जो सिलेबस था मिड सेम एग्जाम में वो सारा कवर हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इतना जो सिलेबस है उसमें से आपके मिड सेम एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है।